अनुग्रह सिंह साहब, आप कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। किन किन विकास मुद्दों को लेकर आप इस चुनावी मैदान में उतरे? देखिए, हर चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं, राजनीति और राज्य के भी मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। तो इस समय जो हम लोगों के हालात, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तानाशाही, इससे तो पूरे राष्ट्र में ही लोग जो है परेशान हैं, ये तो है ही है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ के स्थानीय तमाम मुद्दे हैं जो लोगों के जीने के अधिकार से जुड़े हुए हैं। जैसे इलाहाबाद बहुत ही क्रांतिकारी शहर रहा है और यहाँ पर 1857 की गदर में लड़ाई हुई थी, तो उस समय जो है काफ़ी ज़मीनें अंग्रेज़ों ने लोगों से छीन ली थी और खुद जमींदारी बनाई थी, जो आज गवर्नमेंट एस्टेट या राजकीय स्थान कहलाती है। उस पर लाखों मकान बने हैं जो मध्यम वर्ग के हैं, कमज़ोर वर्ग के हैं, जिसमें शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, हमारे अधिवक्ता साथी हैं, ऐसे तमाम लोग जो मध्यम वर्ग के हैं, उन लोगों ने मकान बना रखे हैं। और सरकार से ये मांग है कि उन लोगों को भी रेगुलाइज किया जाए। पहले तो रेगुलाइजेशन की बात थी, लेकिन अब है कि उसी तरह की दूसरी ज़मीन है, नजूल ज़मीन, जो ज़्यादा प्राइम पोजीशन पे है इलाहाबाद में और पूरे देश में ही नजूल है। तो उनका फ्री होल्ड बीजेपी ने 1992 में किया था। उसके बाद उन्होंने एक और नीति बनाई 1998 में, जिसमें एकदम सस्ते दर पे कौड़ी के भाव नजूल ज़मीन का फ्री होल्ड कर दिया गया। लेकिन जिस पर गरीब लोग, मध्यम वर्ग के लोग बसे हुए हैं, उन पे आज तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। सरकारें आई गई 1989 के बाद, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है, लेकिन समाजवादी भी आई, बहुजन समाज भी आए, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी भी कई बार आई, लेकिन उस पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। मैं जब भी विधायक हुआ तो मैंने सवाल को लगातार उठाया, क्योंकि हमारे क्षेत्र में भी इसकी समस्या है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में इस तरह की भूमि है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसलिए हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि इनको रेगुलाइज किया जाए। पिछले 5 वर्षों में जब ये डबल इंजन सरकार आई और भारी बहुमत मिला, इन्होंने तमाम घोषणाएं की कि हम समाज में अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति के लिए काम करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। तो ये भी समाज के अंतिम छोर पे ही गंगा किनारे हैं, तो इन पे इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने सवाल को विधानसभा में उठाया था, जो एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है, उसके अंतर्गत आश्वासन समिति में जो एश्योरेंस कमेटी होती है, उसमें भी मामले अभी ये लंबित हैं। पॉलिसी भी बनी, अखबारों में भी प्रकाशन हुआ, लेकिन मैं चूँकि जब भी जीता तो विपक्ष में ही रहा, तो सरकारें इस बात को नहीं मान रही हैं कि उसको नजूल नीति के अनुसार किया जाए। इसी के अलावा और भी आप यहाँ चले जाइए, संगम पूरा विश्व प्रसिद्ध है, गंगा जमुना का संगम। ये सरकार आई, ये तो इसका काफ़ी इसने शोषण किया भावनाओं का, लेकिन वहाँ पर भी लगभग 1550 झोपड़ियों में गरीब लोग रहते हैं, जिनको जब मेला होता है उनको उजाड़ने की कोशिश की जाती रही। हम लोग उसको लड़ते रहे, काफ़ी दिन तक लड़े, फिर मामले को जनहित याचिका से कोर्ट में भी ले गए। कोर्ट ने भी 27 जुलाई 2010 को आदेश किया कि इन लोगों को पहले बसाओ तब हटाओ। तब उनको हटाया नहीं जा सकता, लेकिन वो उसी तरह जिस तरह नारकी जीवन जीने को भी मजबूर है। योगी जी की सरकार ने घोषणा किया और विज्ञापन दिया कि 48 लाख लोगों को हमने जो है झोपड़ियों से निकाल के बड़े बड़े मकान दे दिए। लेकिन अगर 48 लाख लोगों को दिए तो 48 लाख लोगों में इन गरीब लोगों का हिस्सा क्यों नहीं आया? आप सौंदर्यीकरण की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, तो संगम की गंगा जी की स्वच्छता नहीं कर पाए। जो भी कुछ किया जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन में यूपीए की सरकार ने किया, उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन कम से कम अगल बगल तो सफाई कर देते, उनको कहीं बसा दिया जाता। इसी तरह और भी तमाम यहाँ पे गरीब लोगों की समस्याएं हैं मकानों की, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश किया है, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी आदेश किया है, लेकिन उसमें से किसी की ज़मीन नहीं दी गई। तो इनका एक कागजी घोड़ा दौड़ता है जो सबको बताता है कि हाँ, विकास में हम नंबर 1 हैं। कि व्यापारियों की जो समस्या है, भीड़भाड़ वाला इलाका है, मवेशी रास्ते पर घूमते रहते हैं, बच्चे घायल हो जाते हैं, ऐसे व्यापारियों की कंप्लेंट्स है।
उनके ऊपर आप क्या कहना चाहिए आपके विधानसभा के बाद? देखिए, व्यापारियों का संकट ये जो है, इससे भी गंभीर संकट है कि तमाम जो बाजार हैं वहाँ पर इन लोगों ने सड़क चौड़ीकरण करने के नाम पे तमाम लोगों की ज़मीन ले ली, उनको एक पैसा मुआवजा नहीं दिया। जिस तरह माफिया काम करता है, बिना किसी को पैसा दिए सामान ले लेता है, उसी तरह इन लोगों ने लिया। लेकिन ऐसे भी बाजार हैं कि अगर वहाँ पे इन सब बातों को देखा जाए तो उसमें भी कई चीज़ें हैं कि अगर सड़क चौड़ीकरण जहाँ पे हुआ भी है वहाँ भी अभी ट्रैफिक जाम है, मवेशी घूमते हैं, मवेशी के पकड़ने के लिए इनके पास प्राविधान है। कई बार हम लोगों ने कहा, जब 2010 में यूपीए में सरकार थी तो लगभग 3.5 करोड़ रुपया उन्होंने नगर निगम को दिया था। राज्य में तो हमारी सरकार नहीं थी लेकिन केंद्र में थी कि मवेशियों के लिए बाहर पशुपालक जो है उनका बनाया जाए, डेयरी खोले जाए, शहर से बाहर ले जाया जाए। उसमें भी इन लोगों ने सब घपला कर दिया। दोनों सरकारें आई, उस समय बहुजन समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी और फिर बाद में जो दूसरी सरकार आई उन लोगों ने कुछ नहीं किया। और जो यहाँ पे 3 जगह पापामऊ में, झूसी में, नैनी में इस तरह के बनाए गए, लेकिन वो इस तरह बनाए गए कि उसमें जा ही नहीं सकते। सब जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। तो जब तक उसमें पशुपालक भी इस बात पे सहमत थे कि हम लोगों को बाहर जमीन दी जाए तो हम अपने पशु बाहर ले जाएं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। युवाओं की अगर बात की जाए तो बेरोजगारी ये बहुत विकट समस्या है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आपकी क्या उपाय योजना इसके ऊपर रहेगी बेरोजगारी को लेकर? देखिए, अभी तो जो हमारे घोषणा पत्र है उसमें दिया ही गया है कि लगभग 20 लाख लोगों को हम लोग रोजगार देंगे। अब ये 20 लाख रोजगार पहले वो हैं जो पदरिक्त हैं और ये लोग भरते नहीं हैं। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकारी रोजगार तो प्राप्त करना जो है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो इतने सरकारी संस्थान हैं वो पूरी तरह से ये कंपनियों के हवाले करते जा रहे हैं, निजी क्षेत्र में देते जा रहे हैं। रेल विभाग है, आपका बीमा है, बैंकिंग है, डिफेंस है। डिफेंस में हमारे 47 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ होती थी, सबको ख़त्म करके 7 कॉरपोरेशन बना दिए। उसमें काम करने वाले हज़ारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो इनके रोजगार के तो जो योजना है वो भाई बहुत ही खतरनाक है। ये लोग जो हमारी युवा श्रम शक्ति है उसको इन कंपनियों के हवाले करना चाहते हैं, जिससे कि सस्ता से सस्ता श्रम जो है उनको उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन हम लोगों की सरकार आएगी तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी व्यवस्था चलती थी पहले, कि सरकारी संस्थान भी रहेंगे, प्राइवेट संस्थान भी रहेंगे, और सरकारी संस्थानों में लोगों को जॉब दिया जाएगा। नौकरी के रोजगार के विषय में मोदी जी के आप लोग विचार जानते ही हैं कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, लेकिन उन्होंने क्या है? नौजवानों ने 14 में कहा, 15-16 इंतजार किया, 16 में उन्होंने बता दिया कि साहब पकौड़ा तलो, ये भी रोजगार है, टेम्पो चलाना भी रोजगार है। और सबसे दुखद बात ये रही है कि जो इन्होंने रोजगार के संबंध में कहा, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े नेता हैं श्री इंद्रेश जी, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के भी अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब आरएसएस की नीतियों के खिलाफ जो उनके विचारधारा कैसे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बना, उसका क्या काम है तो खैर कोई नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कहा कि भीख मांगना भी रोजगार है, और लगभग 20 करोड़ लोग भीख मांगते हैं, वो सब रोजगार परक है। तो जब इन लोगों के रोजगार के संबंध में विचारधारा है तो इससे तो कोई उम्मीद कर ही नहीं सकता। तो सर, आपके मैनिफेस्टो में महिलाओं को लेकर काफी घोषणाएं आपने की है। महिलाओं को 40% टिकटों में हिस्सेदारी मिलेगी, क्या वो 40% हिस्सेदारी महिलाओं को मिली है? नहीं, हमारे यहाँ 40 क्या 52% दे दिया। इसी में भी हमारे जो और पुरुष लोग उनमें आक्रोश है, लेकिन प्रियंका जी ने कहा था तो दिया। यहीं पर पढ़ा हूँ, जन्म हुआ है, पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, यहीं के लोगों ने हमको स्नेह भी दिया, प्रेसिडेंट भी बनाया, फिर बाद में मुझको विधायक भी बनाया, नहीं भी बनाया। लेकिन जब भी नहीं भी बनाया तो हम लोग उनके साथ उसी तरह काम करते रहे। तो हमारे मतदाता इस बात को जानते हैं। और जो पिछले 7 सालों में 2 केंद्र सरकार से और पिछले 5 सालों में जो राज्य सरकार से निराशा हुई है, हम उन सभी भाइयों से कहेंगे कि आप लोग धोखा खाने के बाद बार बार नहीं धोखा खाना चाहिए, क्योंकि बार बार धोखा खाना पागलपन होता है। अब इसको हम लोग भी जब जा रहे हैं इसको लोग भी महसूस कर रहे हैं, और काफ़ी संख्या में लोग कहते हैं कि जो पिछली बार
हमसे गलती हो गई, इस बार हम लोग उसको ठीक करेंगे और आपके साथ रहेंगे।